ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ मैं नेशनल मूवमेंट के ऊपर जो हिस्ट्री का है। अब यहाँ पे सेकंड वीडियो पे हम आते हैं जिसके अंदर भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी साइड बाय साइड, क्योंकि सिर्फ इस क्वेश्चन तक ही मैं सीमित नहीं रहता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं यहाँ पे कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ जा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे मैं कवर कर सकूँ ये, और स्पेशली क्वेश्चन के माध्यम से। ओके, व्हाट वाज कामागाता मारू? ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं। वैसे कामागाता मारू एक शिप का नाम था। किसका नाम था भैया? नेवल शिप वॉयज टू कनाडा। कनाडा में कहाँ जा रही थी? वैंकूवर जा रही थी, ठीक है। और आई थिंक उसका नाम, पर्सन का नाम है गुरदीप सिंह, जिसने इसको हायर किया था। और उसके अंदर मेनली सिख लोग थे जो कनाडा जा रहे थे। अब समझो उसी टाइम से 1913 का इंसिडेंट है, पाए तो बताऊं आपको। तो कनाडा में जो माइग्रेशन पॉलिसीज, तो इमिग्रेशन पॉलिसीज थी वो चेंज कर दी गई थी, और वहाँ पे ब्रिटिशर्स का एक कंट्रोल था। तो उन्होंने भाई अलाउ नहीं किया, वहाँ पे लोगों को उतरने नहीं दिया वैंकूवर के अंदर, और वापस भेज दिया। वापस कहाँ भेजा? कलकत्ता भेजा उनको। कलकत्ता में बजबज में जब यहाँ पे क्या हुआ, काफी कुछ वो दोनों के बीच में टसल वसल हुआ, ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में और वहाँ के जो लोग थे उनके बीच में हुआ, जो शिप के ऊपर थे। बाद में उन्होंने गोलीबारी की इनके ऊपर। और इस इवेंट के बाद गदर पार्टी के जो लोग थे काफी ज्यादा मतलब नाखुश थे इससे। उन्होंने इंडिया के जो रिवॉल्यूशनरी थे जैसे कि रास बिहारी बोस हो गए, और यहाँ पे बग्गा जतीन हो गए, तो उन लोगों से इन्होंने कांटेक्ट किया। अनुशीलन समिति होगी वो एक्टिव थी, उससे इन्होंने कांटेक्ट किया और एक प्लान बनाया कि हम एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के तहत ब्रिटिशर्स को यहाँ से उठा के फेंक देंगे। 1915 का प्लान था कि भाई हम एक आर्म रिवॉल्ट करेंगे। लेकिन वही हुआ कि वो मतलब जर्मनी से आर्म्स एमुनेशन मंगाए जाएंगे, पैसे कलेक्ट किए गए, सब चीजें हुई, बट समवेयर इट वाज फेल्ड बिकॉज हमारे यहाँ पे ट्रेचर्स जो बोलते हैं ना कि घुसपैठियों की, ट्रेचरस की कमी बिल्कुल नहीं रही है, हमेशा से रही है, हर जगह पे रही है। तो इसीलिए उसकी वजह से द प्लान वाज फेल्ड व्हेन बग्गा जतीन वेंट टू बालासोर। बालासोर कहाँ पे? उड़ीसा में। जब उस आर्म्स एमुनेशन को लेने के लिए जाते हैं तो उसी टाइम ब्रिटिश फोर्सेस उनके ऊपर अटैक करती हैं, भाई वो शहीद हो जाते हैं, और फिर पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि वही कड़ी थी वहां से फिर आर्म्स एमुनेशन लेना था और फिर आगे जाना था, वही नहीं हो पाया। चलिए, तो ये कहानी है पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या पूछा जाता है? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा अगला ही है वैसे, वेयर वर द गदर रिवॉल्यूशनरीज हु बिकेम द एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर ऑन वेस्ट? तो देखिए इसका आंसर भाई आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका में बेस्ड थे। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पे थे? सैन फ्रांसिस्को में इनका हेडक्वार्टर था, ठीक है। और इट इज अ सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात, कभी कभी फालतू जो यूपीएससी होती है ये भी क्वेश्चन पूछती है कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था, सिख ऑर्गेनाइजेशन था कि सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था। इट वाज अ सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हिंदू, सिख, मुस्लिम सब बैकग्राउंड के यहाँ पे लोग थे। हेडक्वार्टर का नाम दिमाग में रखिए, सैन फ्रांसिस्को जो हेडक्वार्टर था। अब इसके कुछ लीडर्स के नाम लिख लो, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखाना, मोहम्मद बरकतुल्ला, सरदार क्या बोलते हैं, सराबा, देखो करतार सिंह सराबा, सरदार याद आ रहा है, करतार सिंह सराबा, ठीक है। रहमत अली शाह, भाई परमानंद, मोहम्मद बरकतुल्ला तो बता दिया आपको मैंने, ठीक है। तो ये सारे लोग थे। बाबा गुरमुख सिंह, ये सब नाम लिख लो यार, अभी सब मैं लिखते रहूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। जो नाम मैंने बताया वापस रिपीट कर देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखाना, मोहम्मद बरकतुल्ला, करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद, बाबा गुरमुख सिंह, उसके बाद क्या बोला था, रहमत अली शाह। ये सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं ये जो इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए, the name of the famous person of India who returned the knighthood conferred to him by the British government as a token of protest against the atrocities in the Punjab in 1919? बिल्कुल भाई कर दिया था। कौन से थे? इसका नाम भी बता चुका हूं मैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। और एक और किसने नाइटहुड गिव अप किया था, रिनाउंस किया था? उनका नाम था जीएस अय्यर जी। और उन्होंने तब किया था जब इन्हीं बेसेंट को होम रूल मूवमेंट के टाइम पे उनको कैद किया गया था, उनको इम्प्रिजन किया गया था, तब उन्होंने किया था इससे रिलेटेड। अच्छा और कुछ? अच्छा, यहाँ पे एक पर्सन का नाम है तेज बहादुर सापरू, जतिन सापरू नहीं, तेज बहादुर सापरू, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भैया। एक चीज लिखिए आप लोग, एक पार्टी का नाम लिखिए, बहुत बार पूछा जाता है उस पार्टी का नाम। इंडियन, जो इंपॉर्टेंट होगा वो तो बिल्कुल दूर, मतलब वो तो आपको बता के रहूंगा मैं। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन इस पार्टी का नाम है। इस पार्टी को किसने फाउंड किया था? इस पार्टी को फाउंड किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जब वो कांग्रेस को उन्होंने अलविदा कहा था, ठीक है। 1919 में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और उन्होंने इसके बाद फॉर्म किया था ये पार्टी। और आपको पता है ये पार्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन मालूम है क्या पूछा था सीडीएस में? तेज बहादुर सापरू और एमआर जयकर, नाम सुनिए उनका। तेज बहादुर सापरू और एमआर जयकर कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड थे? तो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। फिर एक क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कौन सी पार्टी फॉर्म की थी व्हेन ही लेफ्ट द आईएनसी? उन्होंने फॉर्म की थी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, उसी पार्टी के मेंबर थे,
ठीक है, तो क्या क्या नाम याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सापरू, एमआर जयकर, ठीक है, इनका नाम आप भूलेंगे नहीं जो इस पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। और वो तेज बहादुर सापरू और एमआर जयकर ही दो लोग हैं जो जिन्होंने गांधी इरविन पैक्ट में इरविन को और गांधी जी के बीच में निगोशिएशन करवाया था, समझे आप, गांधी इरविन पैक्ट के टाइम पे। और ये बोलोगे इसका सोर्स क्या है भाई? इसका सोर्स एनसीईआरटी का है, क्लास 10th के एनसीईआरटी में सीधा नाम लिखा है, जयकर और सापरू का नाम ऐसे लिखा हुआ है। थोड़ा पढ़ा लिखा करो यार, सब चीज इंटर रिलेटेड है, बस थोड़ा सा हमारे आंख कान खुले होने चाहिए, पेपर बहुत आसान हो जाता, नहीं तो फिर तो 10 चीजें पढ़ते रहो इधर उधर से। चलो, with reference to the period of extremist nationalist movement in India with its spirit of Swadeshi, which of the following statement is not correct? अच्छा, not correct की बात कोई है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा फिर इसका मतलब। अच्छा, नॉट करेक्ट बोला है ना, बाकी तो करेक्ट होगा इसका मतलब। चलिए, लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम पीजेंट ऑफ बरिसाल इन एजिटेशन। अच्छा, पहली बात, लियाकत हुसैन वाज नॉट एसोसिएटेड विद एनी सच एजिटेशन इन द बरिसाल, पहली बात खत्म। उसने क्या किया भाई, वो कहाँ एक्टिव थे? वो पहली बात, जो लियाकत हुसैन साहब एक्टिव थे वो पटना में एक्टिव थे। कहाँ एक्टिव थे भैया? पटना में एक्टिव थे। ये जब हम पढ़ते हैं ना बिहार पीसेस के लिए तो काफ़ी कुछ उसमें पढ़ा था मैंने। तो लियाकत हुसैन जी यहाँ पे एक्टिव नहीं थे, बिहार में एक्टिव थे। कहाँ पे? पटना में। और उन्होंने ईस्ट इंडियन रेलवे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी 1906 में। तो उन्होंने बरिसाल में नहीं, बरिसाल में एक्टिव नहीं थे ये, ठीक है। तो 1906 में उन्होंने ईस्ट इंडियन रेलवे स्ट्राइक 1906 में उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, लियाकत हुसैन जी। भाई काफ़ी उर्दू के अच्छे पोइट थे। आपको ये बात मतलब बहुत तारीफ करनी पड़ेगी कि पहले के जो हमारे लीडर्स हुआ करते थे ना, अपने आप में रिवॉल्यूशनरी हुआ करते थे, काफ़ी पोइट भी अच्छा हुआ करते थे, ठीक है, लिखते वक्ते भी बहुत अच्छा थे, ठीक है। तो ऐसे फालतू नहीं थे वो लोग, अभी के तो क्या ही बोलना। चलिए, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। और भी बहुत सारे लोग थे उनके साथ, उनके भाई बहन थे, अब्दुल हुसैन, अब्दुल गफर, बहुत सारे उनके रिलेटिव सब उसमें अंदर इन्वॉल्व थे। अच्छा, अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1889 में द स्कीम ऑफ द नेशनल एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। यस, सतीश चंद्र मुखर्जी एक काफी प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट रहे हैं, एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, और उन्होंने ही प्रमोट किया है नेशनल एजुकेशन को। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया था और उन्होंने नेशनल एजुकेशन प्लान आउट किया था। तो उसी के बेसिस पर हमें देखने को मिलता है, कि नेशनल कॉलेज सेटअप होता है, ठीक है, एक नेशनल लेवल पे काउंसिल बनाई जाती है एजुकेशन के लिए, और जो कलकत्ता नेशनल कॉलेज ओपन होता है उसके जो प्रिंसिपल होते हैं अरविंदो घोष बनाए जाते हैं। ये सब इंटर रिलेटेड है। चलिए, द बंगाल, अरे देखो नीचे ही दिया है, अब ये देखो ये इंटर रिलेटेड है पूरा, ये सब पूछा जा चुका है, ये अपने क्वेश्चन ही रिपीट करते आ रहे हैं। अगर मेरा PIQ लास्ट वाला आपने देखा होगा हिस्ट्री का, अगर नहीं देखा तो देख लो यार, बहुत कुछ आसान लगेगा ये वाला आपको। बिल्कुल सही, अब यही तो बता रहा था मैं। टैगोर प्रीज द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति। आत्मशक्ति मतलब सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति का मतलब है सेल्फ रिलायंस, ठीक है। क्या बोला भाई? इन द प्लैंक ऑफ विच वाज सोशल एंड इकोनॉमिक रिजनरेशन ऑफ द विलेजेस। बिल्कुल सही बात बोली यार, आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस, इन्होंने इसके बारे में अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसके बारे में बात की है। बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताऊं, जब ये बंगाल पार्टीशन की बात की तो उन्होंने बोला था कि हम अमाल सोनार बांग्ला, जो गाना उन्होंने लिखा है जो इस टाइम पे बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, उन्होंने किया था, ठीक है। चलिए, हंटर कमिटी वॉज अपॉइंटेड आफ्टर द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसका रिलेशन भी बहुत अच्छा है। ये जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इसको सेटअप किया गया था। वही था कि मतलब क्या बोलते हैं, इसका चेक करना था कि रीजन क्या था इसके पीछे। डायर के जो एक्शंस थे, जो जलियांवाला बाग में इंसिडेंट हुआ था, उसके पीछे ऑल्दो इन्होंने कुछ किया नहीं खास। इन्होंने डायर को बोला कि भाई आप कोई पेनल्टी उसके ऊपर डाले नहीं, उसको सीधा एक डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत उसको क्या कर दिया, उसको सीधा यहाँ से निकाल के इंग्लैंड भेज दिया। भले इंग्लैंड का था, उसके लिए बहुत खुशी की बात है, इंग्लैंड चला गया और क्या करेगा, घर पर चला गया, कोई पनिशमेंट नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कि हंटर कमेटी के अंदर कोई इंडियन मेंबर था क्या? हाँ, इंडियन मेंबर थे वैसे, बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये पॉइंट ये है कि उसको कुछ इन्होंने सजा दी ही नहीं, ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ब्लैक होल इंसिडेंट किससे एसोसिएटेड है? देखिए, ब्लैक होल इंसिडेंट एसोसिएटेड है हमारे सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला जब इंसिडेंट ऐसा है कि फोर्ट विलियम बना रहे थे वो लोग ब्रिटिशर्स, तो भाई गया वो बोला कि मेरे रहते यहाँ पे तुम्हें फोर्ट बनाने की, अपनी फोर्टिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत है। तो ब्रिटिशर्स नहीं माने, तो उसने क्या किया कि बहुत सारे 112-13 लोग थे, उसको उसने एक कमरे में बंद कर दिया, और उसमें से एक होल में से सिर्फ रोशनी आ रही थी, और एक रात तक लोग उसमें बंद ही रहे। अगले दिन जब सुबह उठे तो सारे के सारे लोग मर गए थे।
और जो लोग थे बेसिकली फैमिलीज थी ब्रिटिशर्स की, काफ़ी रोष फैल गया, न्यूज़ बहुत दूर तक फैल गई। उसी को बोलते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट, जो कि 1757 में हुआ था। ठीक है, चलिए। Who among the following organized the famous चिटागोंग आमरी रेड? देखिए, चिटागोंग आमरी रेड यहाँ पे सूर्य सेन जी ने किया था, ये बात आप सब जानते हैं। 1930 के अंदर, 1919-1930 के अंदर सूर्य सेन जी ने चिटागोंग आमरी रेड किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन मालूम है क्या पूछा जाता है कि चिटागोंग आमरी रेड में और कौन कौन से लोग यहाँ पे एक्टिव थे। पहले बता दूं आपको कि देखो, उन्होंने एक ग्रुप, आपको अगर इसके लिए मूवी देखनी है ना, तो एक मूवी है अभिषेक बच्चन की और दीपिका पादुकोण की, नाम मुझे नहीं आता, इससे एसोसिएटेड पूरा। ठीक है, तो आप मूवी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे, उस पर इसी के ऊपर बेसिकली बेस्ड है। और एक अपने इसकी भी मूवी है, मनोज बाजपेयी की मूवी है, सूर्य सेन के ऊपर ही मूवी है। उनको मास्टर दा कहते थे, तो टीचर थे वैसे। एंड ही वाज अ सेक्रेटरी ऑफ द चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी एज वेल। ठीक है, ही वाज अ सेक्रेटरी ऑफ चिटागोंग चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी। ठीक है, उन्होंने एक भाई प्लान किया आर्म रेबेलियन का, अपने स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने प्लान किया था। और उसके बाद उन्होंने भाई वहाँ पे पूरे जो कम्युनिकेशन लाइन्स थे उसको कट कर दी, रेलवे लाइन्स को उन्होंने कट कर दिया और उस एरिया को पूरा आइसोलेट कर दिया। उसके बाद वहाँ पे अपना यूनियन जैक का जो झंडा था उसको हटा दिया, नेशनल फ्लैग वहाँ पे होस्ट किया, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की। ये सब इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई बटुकेश्वर दत्त किसके साथ एसोसिएटेड है? बटुकेश्वर दत्त यहाँ पे एसोसिएटेड है आपके, जिन्होंने बम फेंका था भगत सिंह जी के साथ। ठीक है, कहाँ पे फेंका था? लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका था बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, और लक्ष्मी सहगल जी एसोसिएटेड है हमारे INS एसोसिएटेड है। एक रानी की झांसी रेजिमेंट बनाई थी, रानी झांसी रेजिमेंट जो बनाई थी, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट उन्होंने बनाई थी, तो उसकी एक हेड थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी। ठीक है, चलिए, JM सेन गुप्ता तो आपने अनुशीलन समिति से है, तो बाकी तो आप रहने दीजिए। अच्छा, सूर्य सेन जी ने और क्या सेटअप किया था? अच्छा, एक और नाम याद रखिए, कल्पना दत्त। कल्पना दत्त वो आपके इससे एसोसिएटेड, चिटागोंग आमरी से एसोसिएटेड है कल्पना दत्त भी। ठीक है, इनके साथ ही थी वो। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द INC। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट। अभी देखिए, ये ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सीधा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, बताइए अभी। तो सरोजिनी नायडू यहाँ पे फर्स्ट वुमेन नहीं है, फर्स्ट वुमेन यहाँ पे एनी बेसेंट है। फर्स्ट वुमेन आपको बताया, ऑलरेडी बताया। और एनी बेसेंट ने 2 बार, अब ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है एनी बेसेंट के नाम के ऊपर कि एनी बेसेंट ने कितनी बार INC के प्रेसिडेंट रही हैं। तो एनी बेसेंट 2 बार रही हैं, एक 1917 में रही है। 1917 में कहाँ पे रही हैं? कलकत्ता में रही हैं। और एक रही है 1933 में रही है। देखो, सेशन थोड़े दिमाग में रह जाते हैं, और ये भी दिमाग में रखना आपको कि यहाँ पे मतलब मैं बेसिकली कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं सेशंस का मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 1917 में रही है और एक 1933 में रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 बार रही हैं। एक बार आप चेक करना, दूसरी बार 1933 है कि कोई और ईयर है? 1933 होना चाहिए। ठीक है, शायद से चेक करना है, बट डाउटफुल है मैं। 1933 में इसके साथ नहीं जाना चाहूँगा। 1917 दिमाग में रखो आप। ठीक है, 1917 दिमाग में रखो। कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस आप दिमाग में रख लो जो हर बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला वाला तो पूछा ही जाता है, पहले वाले में कोई डाउट ही मत रखो। उसके बाद आजकल 1908, 1909, 1910, 1911 और 1912, ये 4 सेशन आजकल फेवरेट हो गए उनके, क्योंकि उनका भरोसा नहीं, आप लोग से पूछ लेंगे। आप बोलोगे क्यों पूछेंगे? क्योंकि देखो यार, उन्होंने इससे पहले 1-2 बार पूछ रखा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी और कुछ मैं यहाँ पे कोई शौक नहीं है मेरे को बताने का। तो देखिए, 1908 का बता चुका हूं वैसे, बट फिर भी लिख देता हूं, मद्रास में हुआ था। 1909 का अच्छा, ये किसने हेड किया था? ये रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष, बोस नहीं, घोष। ठीक है, बोस यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट है और घोष यहाँ पे मॉडरेट लीडर है। तो और इससे पहले वाला 1907 वाला तो हजारों बार पूछ रखा, सूरत स्प्लिट से एसोसिएटेड है, वो भी रास बिहारी घोष ने किया था। अच्छा, 1909 का किसने किया था? 1909 का लाहौर में हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। 1910 का कहां हुआ था भैया? इलाहाबाद में हुआ था। किसने किया था? वेडरबर्न ने किया था, विलियम वेडरबर्न ने किया था। 1911 का कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, बिशन नारायण दास ने किया था। अच्छा, 1912 का कहां हुआ था? 1912 का हुआ था पटना के बानकीपुर में हुआ था, रघुनाथ नरसिंह मुंडुलकर ने किया था। ठीक है, यही वो सेशन है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन किया था। यही वो सेशन है जिसके अंदर अच्छा कलकत्ता वाले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज उस टाइम वो कलकत्ता में ही पढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभी उठा के पूछ लेते, कुछ भरोसा नहीं इन लोगों का, इसलिए बता रहा हूं मैं। चलिए, और कुछ यहाँ पे बाकी तो देख लेते हैं। CR दास वाज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल वो भाई वो जेल में थे उस टाइम पे, लेकिन 1921 में वो जेल में थे।
और अहमदाबाद वाला जो सेशन था 1921 वाला, जिसमें वो जेल में थे, और वहां पे हकीम अजमल खान जी ने इनकी जगह पे प्रेसिडेंटशिप ली थी। हकीम अजमल खान, ये वही हकीम अजमल खान है जो बाद में स्वराज पार्टी बनती है तो उसमें जुड़ते भी हैं वैसे। तो हकीम अजमल खान जी ने इनके भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से सेशन में जो प्रेसिडेंट था वो जेल में था और उसकी जगह पे एक्टिव प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंटशिप पूरी की थी, तो उनका नाम था हकीम अजमल खान। ठीक है, और जेल में कौन था? सीआर दास जी थे। अच्छा, एक और चीज, 1922 का सेशन कहां हुआ था? गया में हुआ था। उसको सीआर दास जी ने फिर हेड किया था, सीआर दास जी उसके, और वहीं पे एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, क्योंकि गांधी जी ने तब भाई वो किया था ना, नॉन कॉपरेशन को ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो फिर एक सेशन के अंदर इन्होंने बोला था वी वांट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन एंड ऑल, तो सीआर दास जी ने बोला था अगर भाई हमें पार्टी बनानी चाहिए, तो उसमें भी कांग्रेस से स्प्लिट होने पे आ गई थी। तो फिर गांधी जी ने बोला कि कांग्रेस स्प्लिट मत करो, बेटर है कि स्वराजिस्ट पार्टी बनाइए, लेकिन विद इन द एम्बिट ऑफ द कांग्रेस ही बनाइए आप। ठीक है, द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज एलन। देखिए, एलन ऑक्टिव होम कभी बना ही नहीं, एलन ऑक्टिव होम के तो डायरेक्शन पे कांग्रेस बनाई गई थी। तो फर्स्ट ब्रिटिशर कौन था? जॉर्ज यूल था। जॉर्ज यूल था। कब भैया बनाए? ये बना था 1888 में। कहां पे? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में कैस्टर पैलेस था, वहां पे इसको कंडक्ट कराया गया था। और चलिए, अल्फ्रेड वेव, हाँ बिल्कुल, 1894 में बना था मद्रास में। अब हमने कितने याद करा दिए आपको सच बताओ, मैंने कितने याद करा दिए? आपको मैंने 1885 का बता रखा है, 1886 का बता रखा है, 1887 का बता रखा है बदरुद्दीन तैयब जी, 1888 का तो अभी बता दिया मैंने। जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक मत लो। अल्फ्रेड वेव किसका था? 1894 का था। ठीक है, और कहां पे हुआ था? मद्रास में बता दिया मैंने आपको। उसके बाद 1896 बता रखा है मैंने आपको, कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। सयानी जी थे, रहमतुल्लाह सयानी, जो सेकंड मुस्लिम थे। 1887 के कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, मद्रास में। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलिए, उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट, हाँ आ जाओ, फिर यहाँ पे आ जाओ। 1905 का आपको बता रखा, 1906 का बता रखा, 1907 हो गया, 1908 हो गया, 1909 हो गया, 1910 हो गया, 1911, 1912। आ जाओ इधर। 1916, 1917 बता रखा है, 1925 बता रखा तुम्हें मैंने, 1924 बता रखा है, 1927 बता रखा है, अभी तक यहां तक तो बता रखा तुम लोग को मैंने। अब तुम्हारे ऊपर तुम कितना रिटेन कर पा रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, सबके साथ कुछ ना कुछ एसोसिएटेड है यहाँ पे। ठीक है, 1905 का किसने हेड किया था? 1905 का किया था हमारे गोखले जी ने, बनारस में हुआ था। 1906 का कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी। स्वराज टर्म पहली बार यूज किया गया था। 1907 का सूरत स्प्लिट, 1908, 9, 10 तो अभी लिखवा दिया तुमको, 11, 12 तक। 1916 एसी मजुमदार जी ने किया था। 1917 एनी बेसेंट ने किया था। 1925 अपने कोकिला बेन, मतलब कोकिला बेन नहीं, कोकिला उनको बोलते थे, वही इंडियन, कानपुर में हुआ था। बेलगाम का यहाँ पे 1927 मद्रास में हुआ था। ठीक है, और ये एफकट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एएम अंसारी जी, इतना तो आपको बता चुका हूं, आगे बढ़िए अभी। तो हाँ, एलन ऑक्टिव होम यहाँ पे एक वो था जिसके कहने पे कांग्रेस बनाई गई थी, बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो अब देख लेना कौन सा सही है। थर्ड वाला गलत है, फोर्थ वाला सही है। थर्ड वाला गलत है तो इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 2 और 4 सही होगा, बस इतना भी पता होता तो समझ। अच्छा देखो, अब यहाँ पे इनके नाम देख लो भैया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आइडिया होना चाहिए। कल्पना दत्त क्या बताया था मैंने? चिटगांव आमरी रेड बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। कल्पना दत्त का नाम दिमाग में रखो, कल्पना दत्त इसके साथ, इनके साथ चिटगांव आमरी रेड के अंदर। और इनसे मिलने के लिए आपको बताऊं, जब इनको जेल में रखा गया ना, इनसे मिलने के लिए गांधी जी तक गए थे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, CF एंड्रूज तो अच्छा चलो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। और इनको लाइफ सेंटेंस वैसे दिया गया था, लेकिन बाद में 1939 में इनको छोड़ दिया गया वैसे। तो कल्पना दत्त यहाँ पे चिटगांव आमरी रेड से एसोसिएटेड है। चिटगांव आमरी रेड के लीडर कौन है? सूर्य सेन। वैसे तो मेरे को मनोज वाजपेयी की शक्ल याद आती, सही बताऊं तो आपको मैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अभिनव भारत मित्र मेला कहाँ पे, किसने सेटअप किया था? हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी ने सेटअप किया था। यहाँ पे तीनों भाई थे। यहाँ पे मित्र मेला पहले नासिक में सेटअप हुआ था, अभिनव भारत उसका नाम चेंज हो गया पुणे के अंदर। ठीक है, और अनुशीलन समिति, अरविंदो घोष, बरिंदर घोष, बग्गा जतीन, JM सेन गुप्ता, ये सारे के सारे लीडर्स थे इसके। ठीक है, आपने यहाँ तक कि किधर गया ऊपर, यार देखो नाम दिमाग से निकल गया इनका। ये देखो CR दास, ये भी अनुशीलन समिति के भाई एडवाइजर रहे हैं, सही बताऊं तो आपको मैं। ओके, काफी बड़े नामी जानकार और नामी एक लॉयर रहे हैं वैसे। अरविंदो घोष का उन्होंने केस लड़ा था वैसे। ये सब आएगा इवेंट, सब बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, जब मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था ना, मुजफ्फरपुर में गोली कांड हुआ था, उसके अंदर पूरी अनुशीलन समिति अटकी पड़ी थी। ठीक है,
तो उसके अंदर उन्होंने अरविंदो घोष का केस लड़ा था। चलिए, कुक्का मूवमेंट, गुरु राम सिंह जी। अब कुक्का मूवमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, कुक्का मूवमेंट शुरू कब हुआ था? देखिए 1872 में शुरू हुआ था, और कुक्काज को हम नामधारीज भी कहते हैं। एक तरह से रिलीजियस प्यूरिफिकेशन का मूवमेंट था जो सिखिज्म के अंदर हुआ था, ये भी पूछा जाता है। और साथ में उन्होंने अपने आप को नॉन कॉपरेशन के साथ भी जोड़ा, और नॉन कॉपरेशन के साथ उन्होंने ये देखा कि भाई जो सिख रूल है, जो सिखिज्म के अंदर कितना करप्शन है उसको रिमूव करें, और जो महंत हैं उनको हटाएं, इस सब के ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया। तो गुरु राम सिंह जी। चलिए, ये बहुत सिंपल था, अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता तो आपको, बाकी इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of the Roman script for the Hindi language, तो इनका नाम था भैया सुभाष चंद्र बोस। कब किया था इन्होंने? 1938 में। ठीक है, अब तुम बोलोगे 1938 में, हाँ 1930, भाई इनका ऐसा मानना था कि मतलब बाकी लोगों को फिर ऐसा लगी, तो रोमन बोल दिया, बाकी लोगों को लगा कि देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ बिट्रेल होगा, बाकी छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि 1938 की जो सेशन था ये हुआ कहाँ था, 1938 का और 1939 का, क्योंकि 1938 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे पहले भी कि सेशन हुआ कहाँ था। तो ये था भाई हमारा हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा सेशन हुआ था हमारा, जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जी ने हेड थे उसके, और वहां पे एक सबसे बड़ी चीज हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनडीए में पूछा जा चुका है। नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी। क्या सेटअप हुआ था? नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी। किसके अंडर हुई थी? हमारे हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर। नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी। ठीक है, चलिए, जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर हुई थी। और कुछ, और अगला सेशन त्रिपुरी में हुआ था, जिसके अंदर वापस से चूज किए गए थे 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्ट हुए थे। लेकिन भाई इन्होंने किसको डिफीट किया था? पट्टभी सीतारामैया जी को डिफीट किया था, लेकिन जो गांधी जी के सपोर्टर थे उसको हराया था इन्होंने, पट्टभी सीतारामैया जी को हराया था इन्होंने। लेकिन क्या हुआ कि फिर गांधी जी को ऐसा लगा कि भाई, गांधी जी को फिर नाराज हो गए थोड़ा, और सुभाष चंद्र बोस जी को भी फील हो गया था, तो उन्होंने बोला छोड़ो, मैं छोड़ के जाता हूँ। फिर अगला जो मतलब इनके जाने के बाद जो प्रेसिडेंट बना था, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। Which of the following Indian leader was dismissed by the British from Indian civil services? ये देखिए, अब आपको बहुत खतरनाक आदमी का नाम यहाँ पे पता चलेगा, आपको लगेगा सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस जी तो खुद छोड़ के आए थे। किसको इन्होंने डिसमिस किया था? उनका नाम था यहाँ पे भैया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, जो कि इंडियन सिविल सर्वेंट भी थे, मतलब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के जो सेटअप हुआ था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं, काफी बड़े लीडर हैं यार सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फालतू बोल तो थोड़ी है। चलिए, और सत्येंद्रनाथ टैगोर जी पहले हैं, ठीक है, जो इन्होंने आईएएस क्लियर किया था। चलिए, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे, अब लोगों को लगेगा ये तो चंपारण सत्याग्रह होना चाहिए। देखिए, चंपारण सत्याग्रह एक रीजनल सत्याग्रह है, पहली बात बता दूं, चंपारण सत्याग्रह इज अ रीजनल सत्याग्रह। तो यहाँ पे पहला उनका बड़ा जो नेशनल वाइड मूवमेंट है वो रॉलेट सत्याग्रह है। और चंपारण मूवमेंट तो आपको पता होगा 1917 में हुआ, बिहार के अंदर हुआ है, 3 खटिया सिस्टम के अगेंस्ट हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, रॉलेट सत्याग्रह, सॉरी, इससे पहले कि पहली बार उनका एक नेशनल लेवल पे अपीयरेंस कब हुआ था? वो हुआ था जब उन्होंने भाषण दिया था, कहाँ पे, इसकी हिंदू, देखो बनारस में कौन सी यूनिवर्सिटी है यार, हाँ देखो दिमाग से निकल रहा, बनारस में यूनिवर्सिटी कौन सी है यार, जिसके फाउंडर अपने रहे हैं मदन मोहन मालवीय जी रहे हैं, देखो बीएचयू का जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो वहां पे इन्होंने स्पीच दी थी, और बहुत ही क्रिटिकल थे अपनी स्पीच को लेके, बहुत ही क्रिटिकल थे अपनी स्पीच को लेके। अगर आपको इसकी स्पीच के बारे में पढ़ना है ना कि उन्होंने क्या क्या बोला था, तो उन्होंने यहाँ पे ये बोला था भैया कि फार्मर्स और जो भाई लोअर लेवल के जो लोग हैं उनकी मेहनत की वजह से चीजें बन रही हैं, और आप यहाँ पे से मजे मार रहे हो बैठे बैठे, उनके लिए मास्क के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो आप। ये सब चीजें उन्होंने वहां पे बोली थी, और उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर आई थिंक गार्डियन फेज के अंदर आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में दिया है। कोशिश करूंगा मैं ये सब चीजें कवर करने का, बट कोशिश अब गारंटी नहीं दे पाऊंगा इस टाइम पे आते आते। चलिए, बट इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको पता ही है, 1920 में चालू हुआ था। डांडी मार्च तो आपको पता है 1930 में हुआ था। चलिए, इसके बाद अपना सिविल डिसोबीडियंस हमें देखने को मिलता है। Which of the following defines extremist ideology during the early phase of the Indian national movement? जरा क्वेश्चन देख ले पूरा क्या है। Stimulating the production of the indigenous articles by giving them preference over the imported commodities, ऐसा तो कुछ नहीं लगता मुझे। यहाँ पे भाई प्रॉपरली बोला गया कि एक्सट्रीमिस्ट फेज किस चीज को भाई बता रहा है यहाँ पे, ये तो सीधा बोल रहे हैं कि भाई इंडिजिनियस आर्टिकल को दो, लेकिन यहाँ पे इंपोर्टेड कमोडिटीज को प्रेफरेंस दो, ये क्या बात हो गई? ये तो सीधा उल्टा शब्द बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। इंपोर्टेड को क्यों देंगे यार?
ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाई एग्रेसिव मीन, बिल्कुल एग्रेसिव मीन्स तो थे इनके, इन प्लेस ऑफ पेटिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। अब पेटिशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वेज किसके थे? ये हमारे मॉडरेट्स के हुआ करते थे। तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट तो सही लग रहा है मुझे। प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है था वैसे, लेकिन अर्ली फेज में बेसिकली उनका था कि पहले सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना है। एजुकेशन वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया लेकिन नॉट द मेजर वन, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट फेज हमें कब देखने को मिलता है? अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग कू, ऐसा एक कू की बात उन्होंने नहीं की थी सच। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के साथ चालू होता है। और शुरुआत पहले यहाँ पे इसी के साथ होते, स्वदेशी एंड बाइकआउट। क्या करेंगे भाई, हम लोग फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे, स्वदेशी चीज को प्रमोट करेंगे, स्वदेशी चरखा नहीं आया था, सॉरी चरखा नहीं आया था तब तक, ठीक है, चरखा वाला टर्म उतना नहीं आता। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, आपको पता ही है, फॉस्टरिंग नेशनलिज्म, सेल्फ रिलायंस, पैसिव रेजिस्टेंस वाज अ कीवर्ड, ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस की बात की गई थी। उसके बाद स्वदेशी एंटरप्राइजेस सेटअप किए जाएंगे, ये सब चीजें होगी। चलिए, द इंडियन मुस्लिम इन जनरल वे आर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ द, देखिए बहुत सारे रीजन है वैसे तो। इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद खान, नहीं इनको नहीं मानता मैं, इनका इन्फ्लुएंस उतना नहीं था। एंटी मुस्लिम एटीट्यूड द एक्सट्रीमिस्ट, नहीं ऐसा भी नहीं बोलूंगा। एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी हार्पिंग ऑन द हिंदू पार्ट, बताता हूं कैसे। देखिए अब जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूं अपने बाल गंगाधर तिलक जी का, जिन्होंने बोला शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी हमें मनानी चाहिए, मास गैदरिंग करनी चाहिए, और उसके बाद गणेश जी का उत्सव मनाया जाना चाहिए। दोनों चीज आज भी महाराष्ट्र में बड़े जोर जोर से मनाई जाती है। तो इसके साथ वो लोग अपने आप को अटैच नहीं कर पाए वो लोग, ये भी एक रीजन है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत फैब्रिकेटेड रीजन बताया जा रहा है, क्योंकि अब देखिए ये जो 1998 में क्वेश्चन पूछा है, उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? उस टाइम जिस पार्टी की गवर्नमेंट थी वो काफी फैब्रिकेटेड थी। तो इसलिए थोड़ा सा ये अभी के हिसाब से अभी की पॉलिसी गवर्नमेंट की अलग हो चुकी है। बट ठीक है, मैं थोड़ा इसको सपोर्ट देने के लिए चीजें पुट कर रहा हूं मैं, अदरवाइज बाकी तो बोला जा सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट था जो नहीं चाहते थे कि वो मुस्लिम्स को थोड़ा अलग देखते थे। ये भी चीजें हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। चलिए, एज पर द यूपीएससी का आंसर की इसके साथ मैं जाना चाहता हूं, बट चलिए। अभी हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी, कुछ बचा है तुमको बताने के लिए? बताओ, गदर पार्टी कब बनी थी? 1913 में बनी थी। कितना चौथा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं गदर पार्टी के ऊपर। अब गदर पार्टी अब नहीं लाना होगा तो कब लाना होगा तुम लोगों को? देखो कौन कौन से नाम लिए मैंने, लाला हरदयाल लिया है मैंने, उसके बाद मैंने सोहंग सिंह पखाना लिया है, ठीक है, मैंने उसके बाद बाबा ज्वाला सिंह लिया है, संकटोष सिंह लिया है, ज्वाला सिंह, संकटोष सिंह, इन सब लोगों के नाम भाई काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहे हैं। और कहाँ पे रहा भाई, इसका पहले पुराना नाम मालूम है क्या था? इनका नाम था हिंदू एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। क्या था? हिंदू एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। बाद में इसको नाम चेंज करके इन्होंने गदर किया। गदर ये लोग न्यूज़पेपर निकालते थे बाय द वे, उसके नाम पे इनका गदर पार्टी पड़ा है। चलिए, और ये लोग भाई अलग अलग जगह पे अपने जितने भी इंडियंस थे उनको भाई उनके मतलब इंडियंस को ये लोग साथ में मिला रहे थे, ये सब इनका कार्य था, एंटी ब्रिटिश। चलिए, मैच द फॉलोइंग। अभिनव भारत सोसाइटी कौन है भैया? वीडी सावरकर, वही है ना यहाँ पे, मित्र मेला जिन्होंने सेटअप किया था 1904 में, बाद में पुणे में के अंदर अभिनव भारत सोसाइटी उन्होंने सेटअप की। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है सीडीएस और एनडीए में। अनुशीलन समिति सर अरविंदो घोष, बरिंदर घोष, परमारथ मित्रा, जे.एम. सेनगुप्ता, ये सब, सतीश चंद्र बसु, ये सब बहुत सारे लोग इसके साथ एसोसिएट है। अनुशीलन समिति छोटी मोटी समिति नहीं थी भैया, ठीक है। पुलिन दास जो कि ढाका अनुशीलन समिति के साथ एसोसिएटेड थे। बहुत सारे लोग हैं, हर जगह नॉर्थ के अंदर हर एक एरिया में अपने अपने जगह के नाम पे अनुशीलन समिति बनी है, ठीक है। चलिए, गदर पार्टी लाला हरदयाल कितनी बार है? देखो 96 में, 98 में, सीधा रिपीटेशन। इस लेवल के क्वेश्चन पहले आया करते थे। अच्छा, सीआर दास स्वराज पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एनार्कियल एंड द रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, इसका नाम भाई रॉलेट एक्ट है, इसका नाम ही खतरनाक था, ठीक है। द एनार्कियल एंड द रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, इसका नाम है रॉलेट एक्ट। इसको किसने बनाया था भैया? सिडनी रॉलेट ने इसके तहत किया था कि अगर इंडियन लीडर्स को हम 2 साल के लिए उठा के जेल में डाल सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। इसको ब्लैक एक्ट बोला था गांधी जी ने, ठीक है। और इसी के तहत हमें देखने को मिलता है कि जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। ये सब इंसिडेंट आपको पता होना चाहिए। पिट इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इंडियन आर्म्स एक्ट लिटन के टाइम पे आया था, 1876 और 80 के बीच में कहीं तो भी होगा, एग्जैक्ट 78 होगा आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1878। बिकॉज जो लिटन का टाइम था, लिटन के टाइम पे 3 बड़े बड़े चीजें हुई हैं। इसमें एक उसने लाया था आर्म्स एक्ट, जिसके अंडर जो इंडियन थे भाई वो आर्म्स इंपोज नहीं रख नहीं सकते थे, पोजेस नहीं कर सकते थे। दूसरा उसने एक्ट लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। उसने दिल्ली दरबार भी होस्ट किया था, जब उस टाइम पे फेमाइन की स्थिति आ रखी है बंगाल में, तब भी नालायक यहाँ पे दिल्ली दरबार होस्ट कर रहा था।
बहुत ही मतलब बेकार। उसके बाद उसने जो आईएएस पीसी, तो उस टाइम पे जो आईएएस बनने की जो था, सिविल सर्विसेज का हिस्सा बनने का जो एज था 21 साल था, उसको उसने 19 साल किया था, कम किया था उसने, 2 साल कम कर दिया था। और क्या क्या फालतू का, अफगान वॉर, सेकेंड अफगान वॉर में पार्ट लिया था, विच वॉज अ डिजास्टरस। ठीक है, ये सब चीजें लिटन के हैं। इल्बर्ट बिल हमारे रिपन के टाइम पे आया था, हमारे मतलब 1882 में आया था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, थोड़ा देख लीजिए वहां पे। चलिए, 12 डकैती। 12 डकैती वॉज द फर्स्ट मेजर वेंचर इन द रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट इन द फ्रीडम वॉर्स। ये भाई हुआ था हमारे बंगाल में। ठीक है, ये 12 डकैती यहाँ पे ढाका का इंसिडेंट है, और ढाका अनुशीलन समिति ने इसको वो किया था पुलिनदास जी के अंदर, बोला था ना पुलिनदास, पुलिनदास। ईस्ट बंगाल 12 डकैती हुई थी वहां पे, ढाका के पास में हुई थी, ढाका डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। और पर्पस तो वही था कि भाई जो जमींदार थे 12 के, उनके ऊपर लूट किए थे, मतलब वहां पे लूट के पैसा, क्योंकि इनको पैसा कहां से मिलेगा, ये लोग लूट लूट के तो पैसा लेंगे, तो यहां पे हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following international event influenced the course of the national movement in India before the advent of महात्मा गांधी? देखिए जो इवेंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है बताता हूं आपको मैं। देखिए क्या था कि जो एक ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था, एक थॉट था कि ब्रिटिशर्स को हम डिफीट नहीं कर सकते। एक ब्रिटिशर्स ने एक अपना बना रखा था कि हम यहाँ पे सबसे ऊपर हैं, यूरोपियंस स्पेशली। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जब इटालियन एबेशियन वॉर होता है, बेसिकली एबेशियन की बात हो रही है, मतलब इथोपिया की बात हो रही है, जिसके अंदर इन 1898 हमें देखने को मिलता है कि इंपीरियलिस्टिक जो एम्बिशन थे इटालियन के, उसको सप्रेस किया जाता है। ठीक है, एक छोटे से देश को द्वारा, मतलब उनको दबा देता है वो इथोपिया, मतलब एक तरह से बहुत अच्छा उनको काउंटर अटैक करता है। तो हमें देखने को मिलता है यार एक छोटा सा देश जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो मतलब इनको दबाने की बात कर दे रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बॉक्सर मूवमेंट इन चाइना, वही टाइम है 1899 से 1901 का टाइम है। वहां पे हमें देखने को मिलता है कि क्रिश्चियनिटी चाइना के अंदर मतलब फैल रही थी, तो भाई उसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड, बिल्कुल आयरलैंड ने भाई ब्रिटिश अपने कॉलोनिज्म के अगेंस्ट बोला भाई हमें वो दो, क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म की बात की उन्होंने, बोला कि हमें भाई अपने आप को इंडिपेंडेंट होना है। तो वहां से भी हमें देखने को मिलता है, सेल्फ रूल की बात की आयरलैंड ने, और जापान ने सीधा रशिया को हरा दिया। ये सारे के सारे इवेंट इंपॉर्टेंट है। सब इवेंट कब हुए, ये सारे के इवेंट 1898 से लेके 1905 के बीच में हो रहे हैं। और 1905 में हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे फिर स्वदेशी मूवमेंट चालू हो जाता है 1905 में। यही मूवमेंट से इंस्पायर किया, और इस मूवमेंट ने मालूम है किसको इंस्पायर किया सबसे ज्यादा, इस मूवमेंट्स ने रिवॉल्यूशनरीज को इंस्पायर किया। हमें देखने को मिलता है 1901-2 में एक अनुशीलन समिति बनती है बंगाल में। हमें देखने को मिलता है हमारे इटालियन क्या बोलते हैं अपने अभिनव भारत हमें सेटअप होने को देखने को मिलता है। तो इस तरह की सीक्रेट सोसाइटीज यहाँ पे बनने को मिलती हैं। All these events inspired our course of this actions. So that's why all the 4 is correct. चलिए, What was the common among the मैडम भीकाजी कामा? हम मैडम भीकाजी कामा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, पारसी थी, दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी थी, और साथ ही साथ इन्होंने स्टुटगर्ट में झंडा फहराया था 1907 में। पहली बात, आगे बढ़ते हैं। एम बरकतुल्ला क्या था भाई? एम बरकतुल्ला एसोसिएट थे गदर पार्टी के साथ। बीवीएस अय्यर, एम एन रॉय अपने इसमें थे, ताशकंद में एक्टिव थे। ये सारे के सारे किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑल ऑफ देम वर अमंग द प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरी आउटसाइड इंडिया ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्री। यस, ये सब के सब बाहर कहीं ना कहीं एक्टिव थे, और वहां से ये लोग अपना काम कर रहे थे इंडिया के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको बता दिया मैंने, मैडम भीकाजी कामा पहले तो भाई वहां पे थी, इंडिया हाउस में भी थी, इनके साथ इंडिया हाउस में भी एक्टिव थे काफी ज्यादा, वहां रिवॉल्यूशनरीज के साथ उन्होंने काम किया था। और उसके बाद फिर जब वहां पे इंडिया हाउस को बंद कर दिया गया, तो शी वेंट टू पेरिस के बाद भाई स्टुटगार्ट अटेंड करने गई थी वो सेशन। ठीक है, एक्चुअली में यार मैं भूल गया था, मैं आगे पढ़ाने लगा था, पॉज किया, ट्रेन जा रही थी, मैंने पॉज किया था। अब देख लेना यहाँ पे साथ में अगर आगे पीछे अगर हो जाता हूँ, तो अगर रिपीट होगा तो माफ कर देना। ठीक है, क्योंकि मैं भूल गया, मैं बहुत आगे निकल गया था, मैं लिटरली खत्म करने पे आ गया था, लेकिन फिर देखा यार पॉज है तो ठीक है, माफ कर देना। मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मेरे यहाँ पे, क्योंकि मैं भूल गया था बिल्कुल, मैं फ्लो में था, मेरे को लगा ट्रेन चली गई, मैंने ऑन कर दिया। ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है यार, बगल में ट्रेन स्टेशन है मेरे। ठीक है, बट माफ करना यार अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो, बहुत कुछ पढ़ा दिया था यार मैंने, ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। चलिए ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट अरेंज द देखिए, फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी आपको बता चुका हूं 1913, चिटगांव आर्म रेड 1930। ये वो वापस से पढ़ाने में फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, मैं यार क्या है मतलब इतनी मेहनत करके पढ़ाओ, वापस से वही रिपीट करना पड़ता है, 1-2 बार हो जाता है ऐसा, दिमाग की दही हो जाती है। कोई नहीं, चलो। हाँ, चाहिए कब हुआ था? 1915 में हुआ था। और सेंट्रल असेंबली बम का केस कब हुआ था? 1900 अपना
28 में हुआ था। बटुकेश्वर दत्त और हमारे दिस भगत सिंह जी थे। अभी होता सेकंड टाइम बोलने मैंने जान पे आता है मेरे क्यों बोलना वापस से, पहली बार बोल तो दिया था। चलिए अब यहाँ पे ये देख लेते हैं भाई कि गदर पार्टी किसने फॉर्म किया था। ऑलरेडी आपके नाम बता चुका हूँ मैं गदर पार्टी के, लाला हरदयाल जी हैं, ओके, सोहन सिंह बखाना जी हैं, तो ये सब लोग हैं। और इन्होंने वैसे गदर वो चालू किया था, क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर चालू किया था, तो इसलिए इनका नाम गदर पार्टी पड़ा था। अदरवाइज इसका नाम तो आपको ये है हिंदू पैसिफिक ओशियन है, क्या है देखो, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था इनका नाम, बाद में गदर पार्टी पड़ा, ठीक है। चलिए चिटगांव आमरी रेड आपको पता है 1930 में हुआ था, जिसके अंदर भाई यंग इंडिविजुअल जो बच्चे थे, मास्टरदा वैसे कहते थे ना इनको हम लोग, सूर्य सेन जी को, इनके साथ एक लेडी का नाम है काफ़ी फेमस है कल्पना दत्त, ठीक है, जिनको जेल भी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी जो बरेली में सेटअप की गई थी, वो हमारे भूपेंद्र नाथ दत्ता जी और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी और लाला हरदयाल, इन लोगों ने सेटअप किया था बर्लिन कमेटी। पर्पस वही था, इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी जिसको बोलते थे, बर्लिन कमेटी बोला गया। सेंट्रल असेंबली में आपको पता ही है, ये फेंका था हमारे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने फेंका था। चलिए 1929, 28 में 29 का था। अब देखिए, अब देख कर लीजिए आप इसको अरेंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following is not associated with the कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। देखिए कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो भाई उसके अंदर पहले पता होना चाहिए कि एक किस टाइप का है। ये है बोल्शविक। जो बोल्शविक कहाँ के लोग थे, रशिया के थे, और एक तरह से कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहे थे लोग, उनसे इंस्पायर होके। और उसमें मुजफ्फर अहमद, लनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक और पर्सन का नाम है एस ए डांगे। साथ से मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने फ्लो में पढ़ा तो दिया, अब ये रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे नहीं याद है, ये हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे 3 लोग, एम ए अंसारी यहाँ पे नहीं है, एम ए अंसारी किसी तरीके से यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और इसमें से ही देखो, इन सब में से ही क्या हुआ, सबको सजा हुई, लेकिन एक पर्सन था जिसका नाम था गुलाम हुसैन, इन्हीं का मेंबर था वैसे, वो इन्फॉर्मर बन गया। गुलाम हुसैन इन्फॉर्मर बन गया और उसको माफ कर दिया। वो लोग यही बोलते थे, जो इन्फॉर्मर बन जाएगा तुमको माफ कर दिया जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होती थी वैसे। चलिए अगली बात करते हैं भैया कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कांग्रेस को किसने बोला था। बोलते मतलब कांग्रेस को बोलते हैं कि कांग्रेस वो छोटे से समुदाय को रिप्रेजेंट करती है, वही बड़े बड़े बाबू लोगों को रिप्रेजेंट करती है और कुछ भी नहीं करती है। तो उसका नाम यहाँ पे किधर क्या, डफरिन के टाइम पे कांग्रेस बनी भी थी वैसे, मतलब कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था डफरिन उस टाइम पे वायसरॉय था, तो इंपॉर्टेंट है। डफरिन का टाइम जो 1884 से लेके है 1888 तक है। करजन का टाइम 1899 से लेके 1905 के बीच में आता है। मिंटो 1905 से लेके 1910 तक रहेगा। और लैंडसोन रहेगा 1888 से लेके 1894 तक रहेगा। इंपॉर्टेंट कर्जन है काफी ज्यादा यहाँ पे। कर्जन के टाइम पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास हुआ था, उसने एक अच्छा काम किया था कि जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे उनको उसने वो किया, सेफ गार्ड करने के लिए एक एक्ट पास किया था, आर्कियोलॉजिकल साइट एक्ट पास किया था। बट ये पर्पस था उसका कि भाई ये सेफ गार्ड करना चाहिए, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को इंडिया में जो अच्छी हैं। लैंडस्टोन तो चलो कोई मतलब नहीं यहाँ पे मेरे लिए। यहाँ पे मिंटो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मिंटो ने क्या किया था, 1909 के अंदर जो एक्ट पास हुआ था, सबसे छोटा एक्ट वैसे है, उसका ड्यूरेशन सबसे छोटा है, सिर्फ कितने 10 साल के लिए रहा था, 1909 में पास हुआ था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर उसने सेपरेट इलेक्टेड दिया था मुस्लिम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा एक्ट सबसे छोटे टाइम के लिए है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से 10 साल के लिए रहा है। चलिए एशियाटिक सोसाइटी किसने सेटअप किया था भैया, ये किया था विलियम जोन ने। विलियम जोन ही थे भाई जिन्होंने इस चीज को प्रमोट भी किया था, और वो चाहते थे कि इंडियन चीजों के ऊपर स्टडी करना, ठीक है, तो ये सब काम उन्होंने किया था। अच्छा हाँ, लैंडसोन के टाइम एक दिमाग में रखिए, फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था 1891 में, फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था। और पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था, रिपन के टाइम पे आया था 1881 में। फैक्ट्री एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। दोनों फैक्ट्री एक्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री एक्ट 1 और फैक्ट्री एक्ट 2। चलिए Who among the following हरिजन सेवक संघ, ये गांधी जी ने किया था, एम के गांधी जी। और आपको ये बात पता होगी कि भाई जो 1932 के अंदर, जो 1932 हम देखते हैं कि हमारा पूना पैक्ट होता है, तो उस टाइम पे शेड्यूल कास्ट की डिमांड कर रहे थे ना हमारे BR अम्बेडकर जी, कि उनको सेपरेट इलेक्टेड दो। तो गांधी जी ने बोला नहीं, हम उनको रिजर्व कर देते हैं सीट्स। तो फिर बहुत ज़्यादा बैकलेश हुआ था गांधी जी के अगेंस्ट, तो उन्होंने बोला कि मैं इनको हरिजन मानता हूँ, भगवान का ये मानता हूँ मैं इनको, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने फिर हरिजन सेवक संघ सेटअप किया, दलित्स के लिए, उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, उस सब के ऊपर काम करने के लिए 1932 में। चलिए अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, आमिर चंद, बहुत अभी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस है उसके ऊपर ना इसके ऊपर बम फेंका गया था अपने, वैसे तो उसको प्लान किया था हमारे रास बिहारी बोस जी ने, ठीक है। और उसमें 2 लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम लिख लीजिए उसके, बसंत कुमार बिस्वास,
बसंत कुमार बिस्वास, इन लोगों को कैद कर लिया गया था। ठीक है, आमिर चंद एंड अवध बिहारी, क्या बोला मैंने, बसंत कुमार बिस्वास, आमिर चंद, आमिर चंद यहां पे है, और अवध बिहारी, अवध बिहारी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये लोग। इन सबको सजा हुई थी वैसे, और उसमें से जो पर्सन थे वो निकल गए थे, वो बच गए थे। उनका नाम था रास बिहारी बोस। पर्पस क्या था, जब उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था, हार्डिंगे ने कैपिटल शिफ्ट किया था ना, जब दिल्ली दरबार हुआ था, कैपिटल शिफ्ट हुआ था फ्रॉम दिल्ली टू फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, इसलिए। काकुरी कॉन्स्पिरेसी केस, काकुरी कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर भाई बहुत चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल, असफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इन लोगों को सजा हुई थी। ठीक है, अच्छा, काकुरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में हुआ था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, तो यहाँ पे भाई जतिन दास और अपने राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जिसमें इन लोगों ने जेपी सॉन्डर को मारा था, उसको बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी। जतिन दास की 63rd डे पे, जब जे लोग जेल में कैद हुए थे, तो 63rd डे पे इनकी डेथ हो गई थी फास्टिंग की वजह से, जतिन दास। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में रास बिहारी बोस नहीं आते हैं, रास बिहारी बोस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में रहते हैं। यहाँ पे नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था कि ये तो भाई इसके नाम पे तो ग्राउंड है यहाँ पे नासिक के अंदर, यहाँ पे मैचेस होते हैं, रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं यहाँ पे। तो इनका नाम है भाई अनंत कन्हेरे, अनंत कन्हेरे। ये किससे इंस्पायर होकर इन्होंने गोली मारी थी भाई, जैक्सन को। उनका नाम था, ये जैक्सन का आखिरी दिन था भाई, तभी बताऊं आपको, जो जैक्सन था वहाँ का, नासिक का ये था मजिस्ट्रेट, क्या बोलते हैं उसको, डीएम था, तो उसका आखिरी दिन था, अपना पार्टी वोटी कर रहा था भाई। कन्हेरे जो 19 साल का था, गया, गोली निकाली, माथे पे टपकाया, बोले चलो अपने को तो फांसी मिलनी ही मिलनी है। और किससे इंस्पायर हुआ था, मित्र मेला, अभिनव भारत, उससे इंस्पायर हुआ था। और उसके चक्कर में फिर अपने सावरकर भाई को भी वो सब पनिशमेंट मिली थी। चलिए, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस दिमाग में रखना, कौन है, अनंत कन्हेरे, अनंत कन्हेरे, कन्हेरे हमारे यहाँ पे हुतात्मा अनंत कन्हेरे ग्राउंड है यहाँ पे, हुतात्मा वाला, वाह। चलो, कहाँ पे, कौन से ईयर में, 1909 में। प्राउड होता है ऐसे बात करने में, लोगों को नहीं पता होता है सबके बारे में। हु द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 3 लोगों ने फॉर्म किया था। कौन से 3 लोग थे भैया, केटी तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी, ये बहुत ही, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी, वही तैयब जी जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी बने हैं मद्रास में 1887 में, और फिरोज शाह मेहता। इनको बोलते हैं वैसे त्रिमूर्ति कहा जाता था बंगाल, सॉरी बॉम्बे के, तो बिल्कुल ये है यहाँ पे फिरोज शाह मेहता जी। ऐसे ये पूछा था ना। बाकी यहाँ पे एस एन बनर्जी तो भाई हमारे इंडियन एसोसिएशन से एसोसिएटेड है। आनंद चारू जी किससे एसोसिएटेड है, अपना मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए। Who of the following was the Indian National Congress was presided over the सी विजय राघवाचार्य। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सी विजय राघवाचार्य कौन से सेशन को उसने हेड किया था, वो 1920 का सेशन था, नागपुर सेशन बुलाया गया था। पर्पस वही था कि हम पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन का पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया था इस टाइम पे। नॉन कॉपरेशन का पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया था इस पर्टिकुलर सेशन में 1920 के। वैसे बता दो, नॉन कॉपरेशन को एक्सेप्टेंस पहले ही दी गई थी, जिसको हेड हमारे इन्होंने किया था, लाल बाल पाल में कौन बचे थे, बाल गंगाधर तिलक की जो डेथ हो गई थी, लाला लाजपत राय जी ने हेड किया था, हुआ था कोलकाता में हुआ था वो। ठीक है, गया सेशन आपको पता ही है 1922 में हुआ है, अपने सी आर दास जी ने हेड किया था। लखनऊ सेशन आपके इसी मुजमदार जी ने हेड किया था। चलिए, तो यहाँ पे नागपुर साहब देखिए इंपॉर्टेंट है अपने आप में, विजय राघवाचार्य। चलिए, 1920 का। द फॉलोइंग, अच्छा 5 साल के लिए 6 साल के लिए पूरी तरह से भाई बन गए थे। इनका नाम है अब्दुल कलाम आजाद सॉरी। इनके भाई पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, और ये 1940 से लेकर 1946 तक बने थे। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग भी हैं और सबसे यंग भी थे, वैसे सबसे यंग भी हैं वैसे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया कि सबसे यंगेस्ट कौन थे, तो बिल्कुल यही। इनकी 2 अखबारें बहुत फेमस है। इनका अखबार का नाम है अखबार नहीं, न्यूज़पेपर, हाँ वही हिंदी में, अल हिलाल फेमस है, और अल बलग। ठीक है, और इनको भारत रत्न में मिला है बाय द वे 1992 में। इतना इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन डे इनके नाम पे मनाते हैं हम लोग 11 नवंबर को। बस इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिन्ना ने क्या बोला था, जिन्ना ने बोला था ही इज अ कांग्रेस शो बॉय, दिखाने के लिए एक कांग्रेस का शो बॉय है। तो एग्जाम में अगर पूछे कि भाई कांग्रेस शो बॉय किसे बोलते थे, तो इनको ही बोलते थे, कांग्रेस शो बॉय। किसने बोला था, जिन्ना ने बोला था। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग
Who among the following countries from the 1904 onward emphasis on the grant of self rule? किसने किया था भैया? उनका नाम था यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। आपको पता होगा 1906 का सेशन था, कलकत्ता सेशन, उसको इन्होंने हेड भी किया था। अब इनके बारे में कुछ लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में भाई। इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इन्होंने 3 बार सेशन को हेड किया था और अलग अलग टाइम पे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन्होंने लिखा है। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है, कैसे कि भाई इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। सुरेंद्र बनर्जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया ये। भाई इन्होंने, इनको राष्ट्रगुरु कहते हैं बाय द वे, इनको कहते हैं राष्ट्रगुरु। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन सेटअप किया था 1876 में विथ आनंद मोहन बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं, इन्होंने ये निकाले गए थे पहले, वो थे भाई IAS ऑफिसर थे जिनको निकाला गया था, भले कि थोड़ा सा एरर हुआ था, इनको निकाल दिया था इन्होंने। और उसके बाद फिरोज शाह मेहता के लिए लिख लीजिए भाई, इनको हम बोलते हैं अपना लायन ऑफ बॉम्बे और त्रिमूर्ति वैसे कहते हैं। फिरोज शाह मेहता ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था बॉम्बे क्रॉनिकल्स, ठीक है, नाइटहुड भी दिया था वैसे, थोड़ा बहुत था ही वैसे। चलिए, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, दादा भाई नौरोजी आपको बता ही दिया मैंने। सो दैट्स अरविंदो घोष। यार अरविंदो घोष ने तो वैसे पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था। अरविंदो घोष यहाँ पे बंगाल में जो कॉलेज सेटअप किया गया था ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, उसके प्रिंसिपल बने थे। उसके बाद इन्होंने जब स्वदेशी मूवमेंट खत्म हुआ तो इन्होंने छोड़ दिया, चले गए भाई। इन्होंने अरविंदो सोसाइटी सेटअप कर ली पौंडीचेरी में, और फिर वहीं से फिर इन्होंने बोला कि चलो अब खत्म हो गया हमारा काम। सो दैट्स ऑल, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। देखिए सेशन अब चलता रहेगा, आज सेकंड है, और बाकी की जो सीरीज़ है वो भी चलती रहेगी। बस कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाऊँ मैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।